हेलो ऑल, कैसे हो सब? होप सब बढ़िया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा न्यू टॉपिक। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमने किया था लास्ट लेक्चर में, दैट वाज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज, जहाँ पे हमने देखा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सिंपली क्या याद रखा था, आगे वाला माइनस पीछे वाला। उसी तरह से आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात हो रही है तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज नथिंग, इट इज आल्सो अ सीक्वेंस। करेक्ट है, सीक्वेंस के दो पार्ट्स देखे थे हमने, एक होता है अरिथमेटिक होता है, एक होता है ज्योमेट्रिक। अरिथमेटिक में था आगे वाला माइनस पीछे वाला, उसी तरह से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो गया होगा आगे वाला डिवाइड बाय पीछे वाला। इसमें क्या करना है, आगे वाला डिवाइड बाय पीछे वाला किया और वहां पे अगर नंबर सेम दिखाई दे तो हम इसको बोलेंगे कॉमन रेशियो। जैसे हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में था कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस था आगे वाला माइनस पीछे वाला, इस तरह से हम डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए आप इसको क्या बोलेंगे, कॉमन रेशियो। करेक्ट है। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, सपोज अगर मैं नंबर दे रहा हूं दैट सपोज वी हैव, अगर ऐसे लेते हैं सपोज 1,4,16, ठीक है, कॉमा 64 एंड सो ऑन। करेक्ट है। तो अगर ये एक सीक्वेंस में दिखाई दे रहा, सीक्वेंस में इसको कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले हम जाके चेक करेंगे आगे वाला माइनस पीछे वाला। तो आगे वाला माइनस पीछे वाला किया तो मिलेगा 4 माइनस 1 इट विल बी इक्वल टू 3 एंड 16 माइनस 4 इट विल बी इक्वल टू 12। मतलब दिस बोथ टर्म्स आर नॉट इक्वल। करेक्ट है, आगे वाला माइनस पीछे वाला कॉमन डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा, तब हम चेक करेंगे उसका रेशियो सेम आ रहा है क्या। रेशियो सेम कैसे निकालेंगे, आगे वाला डिवाइड बाय पीछे वाला इक्वल टू आ जाएगा 4 एंड आगे वाला डिवाइड बाय पीछे वाला आ जाएगा इक्वल टू अगेन 4। मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो है रेशियो इज कॉमन, तो हम इसको जो टर्म देते हैं इन टर्म्स को हम बोलेंगे दैट द प्रोग्रेशन, दैट द सीक्वेंस इज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। करेक्ट है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होगा, आगे वाला डिवाइड बाय पीछे वाला। इतना बेसिक समझ में आ गया। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी फिर से हमको सिमिलर, जैसे हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म मतलब tn की वैल्यू निकाली थी, उसके बाद में देखा था उसके सम अप टू दिस टर्म्स, अप टू n टर्म्स, तो कैसे निकालना पड़ता है सम अप टू, उसके हमने फॉर्मूलेस देखे थे। उसी तरह से ठीक इसमें भी सेम काइंड ऑफ सम्स आने वाले हैं, इसमें भी सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस आएंगे जहां पे हमें कुछ एक सीक्वेंस दिया रहेगा। ठीक है, सपोज सिंपल एग्जांपल अगर मैं दूसरा ले रहा हूं, वी हैव 40 20 10 5, ऐसा कुछ एंड सो ऑन। सपोज मैंने ऐसा दिया तो इसमें चेक करेंगे सीक्वेंस में है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, आगे वाला माइनस पीछे वाला अगर नहीं आया तो दूसरी तरफ जाएंगे आगे वाला डिवाइड बाय पीछे वाला, तो करके देखते हैं आगे वाला डिवाइड बाय पीछे वाला, यहाँ पे आ जाएगा आंसर दैट विल बी इक्वल टू 2। देन 20 डिवाइड बाय 10, आगे वाला डिवाइड बाय पीछे वाला किया, अगेन आंसर आ रहा है 2। अगेन 10 डिवाइड बाय 5 किया, अगेन आंसर आ रहा है 2। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा आगे वाला डिवाइड बाय पीछे वाला कर रहे हैं, तो क्लियरली समझ में आ रहा है रेशियो इज कॉमन। तो रेशियो अगर कॉमन आ जाए तो ये हो जाएगा टाइप ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर इस सीक्वेंस में मुझे निकालना है 10th टर्म, ठीक है, अभी हमको 4th टर्म 4 टर्म्स दिए हुए हैं, इसी तरह से अगर मुझे निकालना है इसका 10th टर्म, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है दैट इज इक्वल टू, फिर से खुशी वाली बात यह है कि इसमें भी हम बिना फॉर्मूला यूज किए सभी सम्स को ओनली ऑन कैलकुलेटर सॉल्व करने वाले। करेक्ट है। तो अगर हमने देखा टी एन इट विल बी इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन, ए आर टू द पावर एन माइनस वन। सबको इतना बेसिक समझ में आया। तो ये तो हुआ इसका बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ, ए आर टू द पावर एन माइनस वन, जहां पर ए क्या रहेगा, ए इज नथिंग बट द फर्स्ट टर्म, ए इज ऑलवेज नोन एज फर्स्ट टर्म। अब जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में था कॉमन डिफरेंस डी, यहाँ पे कॉमन रेशियो जिसको बोला जाता आर, और आर का यहाँ पे नाम मिलता फिर उसको कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो कैसे निकालते, आगे वाला डिवाइड बाय पीछे वाला। एंड टी एन तो हमेशा क्या रहेगा, जो मैंने वैसे ही बताया था, उस जगह पे कौन बैठा हुआ है वो बताएगा टी एन, और एन मतलब ही उस जगह का नाम क्या है, उस जगह का नंबर क्या है वो बताएगा एन। बेसिक समझ में आ रहा है। सो दिस इज नथिंग बट द फॉर्मूला फॉर टी एन। तो अभी इस इक्वेशन में या तो इस सीक्वेंस में मुझे निकालना है 10th टर्म, तो मुझे क्या निकालना है, टी 10 निकालना है। इट विल बी इक्वल टू, ए कितना दिया हुआ है यहाँ पे 40, आर दिखाई दे रहा है 2 के पावर में आएगा n माइनस वन, मतलब ये कितना 10 माइनस
1, करेक्ट है। एंड इट विल बी इक्वल टू, ये फॉर्मूले की वजह से सॉल्व करके दिखा रहा मैं कौन सा आंसर आने वाला है। हम एमसीक्यूज में फॉर्मूले यूज नहीं करेंगे, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। 40 इंटू 2 के पावर में चला जाएगा 9, और 2 के पावर में 9 कैसे निकलते हैं, 2 इंटू इक्वल टू किया तो 2 काउंट करेंगे, करेक्ट है। 2 इंटू इक्वल टू 2 काउंट हुआ, अब जाना 9 तक, 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 512 इंटू करेंगे इसको 40, इंटू आ जाएगा ये 40, ठीक है। तो ये हमको ऐसे क्या मिल जाएगा, ए आर टू द पावर एन माइनस 1। सॉरी, एक हमने यहाँ पे छोटी सी गड़बड़ कर दी बस, जब हमने यहाँ पे रेशियो निकाला, ठीक है ना, तो रेशियो जब हमने ये जो कॉमन टर्म निकाले हैं, सॉरी, हमने क्या किया यहाँ पे, पीछे वाला मतलब क्या करना था हमको, आगे वाला डिवाइड बाय पीछे वाला, मतलब ही क्या होगा, आगे वाला इज 20 डिवाइड बाय 40 आना चाहिए था, इसका आएगा 1/2। अगेन इसका कितना आएगा, 10 डिवाइड बाय 20, अगेन इसका आएगा 1/2, अगेन 5 डिवाइड बाय 10, इसका आएगा 1 डिवाइड बाय 2। सॉरी फॉर द मिस्टेक, तो आगे वाला डिवाइड बाय पीछे वाला, तो यहाँ से हमको रेशियो कितना मिल रहा है, 1 डिवाइड बाय 2, तो 1 डिवाइड बाय 2 के पावर में कितना है 9, मतलब ही 40 इंटू 1 डिवाइड बाय 512, एंड 40 डिवाइड बाय 512 कर दो तो आ जाएगा 40 डिवाइड बाय 512, इट विल बी इक्वल टू 0.078125। दिस इज नोन एज दी 10th टर्म, मतलब यहाँ पे हमने जब ये फर्स्ट पोजीशन से सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन्थ, 10th टर्म पे कौन आएगा, 0.078 दिखाई दे रहा सीक्वेंस में, नंबर्स कम होते जा रहे, तो इसलिए हमारा पॉइंट्स में आंसर आएगा इसमें। समझ में आया सबको बेसिक क्या है, तो टी एन का वैल्यू सबको समझ में आया कैसे निकालेंगे। उसी तरह से अप टू 10 टर्म्स का अगर सम निकालना है, ठीक है, अप टू 10 टर्म्स का अगर सम निकालना है तो सम कैसे निकालेंगे, एस एन एस एन विल बी इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन, सॉरी, अपॉन आर माइनस 1, ठीक है। तो ये उसका बेसिक फॉर्मूला हुआ, जहाँ पे हमको एस एन निकालना है। एस एन क्या रहता है, सम अप टू 10 टर्म, सपोज मैं बोल रहा हूँ, तो सम अप टू विच टर्म, देन ए इज फर्स्ट टर्म, आर इज नथिंग बट कॉमन रेशियो, और एन का तो तुमको पता ही है, करेक्ट है। अब ये केस कब पॉसिबल है, देखो फिर से बोल रहा हूँ, फॉर्मूला का यूज तो होने नहीं वाला, पर इसको समझना, एक बार देख लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बस हमको एक बार देख लेना है फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है, एक बार देख के जाना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम देख रहे हैं फॉर्मूला। अब इसमें ये फॉर्मूला, इसमें दो फॉर्मूले है फॉर सम निकालने के लिए। अब ये फॉर्मूला कब यूज होता है, जब आर की जो वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 अगर आर की वैल्यू है, और आर की वैल्यू अगर 1 से कम है, तो इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, इट विल बी ए 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, बस उल्टा कर दिया। ये कब होगा, जब आर इज लेस देन 1, जब आर की वैल्यू इज लेस देन 1, तो सेकेंड फॉर्मूला यूज होता है इसमें, करेक्ट है। तो होप सो सबको दो फॉर्मूलेज, हमको इसमें तीन फॉर्मूलेज देखना है, किसके फॉर्मूलेज देखना है इन द सेंस, अभी के लिए समझना है क्या है, टी एन का क्या, ए आर टू द पावर एन माइनस 1, और यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला जो ए आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, दोनों फॉर्मूलेज इसमें से जनरेट हो जाएंगे, करेक्ट है। और इसी तरह से जो हमको लास्ट में इसमें देखना है, हमको देखना है अगर हमने 3 टर्म्स कंसीडर करना है, if we have to consider 3 terms in geometric progression, जैसे हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखा था, वो 3 टर्म्स थे कौन से, a माइनस डी, देन a, देन a प्लस डी। इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, a डिवाइड बाय r, देन a, देन a r, ठीक है। 3 टर्म्स कैसे कंसिडर करेंगे इसमें, इसमें 3 टर्म्स कंसिडर करेंगे, a डिवाइड बाय r, a आर। सिमिलरली अगर 4 टर्म्स कंसीडर करना है, तो 4 टर्म्स कंसीडर करेंगे, वो कौन से हो जाएंगे, वो बन जाएंगे a अपॉन आर क्यूब, देन a अपॉन आर, देन a आर, देन a आर क्यूब। समझ में आ रहा, ठीक है। ये हो जाएंगे 4 टर्म्स। इन चीजों का भी यूज नहीं होगा, पर बेसिक समझ में लाता कि बस समझ लेना है हमको क्या चीज है, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर 5 टर्म्स कंसीडर करना है, तो 5 टर्म्स आर गोइंग टू बी a अपॉन आर स्क्वायर, देन a अपॉन आर, देन a, देन a आर, देन a आर स्क्वायर। समझ में आया सबको। तो इसी तरह से 3 टर्म्स, 4 टर्म्स एंड 5 टर्म्स को अगर कंसीडर करना है, तो उनको इन वेज में कंसीडर करना चाहिए, ठीक है।
इतना ही पढ़ना है हमको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। अब डायरेक्टली हम बढ़ते हैं डायरेक्टली उसके एमसीक्यूज की तरफ। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब क्या? आगे वाला डिवाइड बाय पीछे वाला। याद क्या करना है? दो टर्म्स पूरे चैप्टर में सिर्फ हमको कैलकुलेटर देखना है। कैलकुलेटर में क्या, सबसे पहले अगर अरिथमेटिक में क्या था, a प्लस डी देन इक्वल टू n प्लस वन आना चाहिए, करेक्ट है। और जीटी कब करेंगे? उसमें जब हमको सम निकालना है। उसी तरह से इसमें भी डायरेक्टली कैलसी पे समझाएंगे। इसमें क्या करना है, अब एमसीक्यू जब कर रहे हैं तो फर्स्ट एमसीक्यू में समझाता हूँ एमसीक्यूज में कैलसी कैसे यूज करना है फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो देखते हैं विथ वेरी स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट एमसीक्यू ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में देखना, अगर फर्स्ट एमसीक्यू की बात किया तो इसमें क्या दिया हुआ है, द 12th टर्म ऑफ द सीरीज इज, द 12th टर्म पूछा हुआ है। तो डायरेक्टली अगर मैंने यहाँ पे सपोज फर्स्ट एग्जांपल है इसलिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला एक बार देख लेंगे। तो फॉर्मूला देखने के लिए हमें क्या करना है, फॉर्मूला इज टी एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन, जहाँ पे ए की वैल्यू क्या दी हुई है, ए इज नथिंग बट -128, और आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, बोलो बोलो, आगे वाला डिवाइड बाय पीछे वाला, करेक्ट है। सो आगे वाला डिवाइड बाय पीछे वाला मतलब कौन है, तो आगे वाला इज 64 डिवाइड बाय 128 करेंगे, -128 यहाँ पे करने नहीं आएगा, तो 64 डिवाइड बाय 128 अगर हमने किया कितना आ रहा है 0.5, और माइनस साइन अभी दे दो तो क्या आएगा, ये आर विल बी -0.5। समझ में आया? तो अभी इसको क्या करना है, इट विल बी इक्वल टू -128, ठीक है, इंटू करेंगे -0.5 टू द पावर n, कौन सा टर्म निकालना है 12, तो यहाँ पे करेंगे 12 माइनस 1। समझ में आ रहा? अब ये चीज कैलसी पे करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट अभी देखते हैं। देखो कैलसी पे करने को कुछ डिफिकल्ट नहीं है सच। क्या करना है, 0.5 के पावर में 11 तक जाना है, करेक्ट है। ये -128 लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ का माइनस जो है वो एज इट इज रखते हैं, करेक्ट है। पावर में कितना है देखो, 0.5 के पावर में 11, तो अभी -0.5 के पावर में 11 है, हम जाएंगे 0.5 के पावर में 11, सो 0.5 इंटू इक्वल टू, देखो तो अभी क्या आ जाएगा फिर ये, अगर मैंने -0.5 के हिसाब से जाता है तो क्या आएगा, आंसर करेक्ट आ जाएगा -0.5 इंटू इक्वल टू किया। ये अभी तक में आम आदमी की सोच, जो तुम्हारे बाकी के जो फ्रेंड्स है ना, जो इन द सेंस ऐसा समझो, जो बाकी के फ्रेंड्स है तुम्हारे वो खुद से पढ़ने वाले हैं, या तो फिर जो आम आदमी जो करने वाले हैं ना वो इस तरह से सॉल्व करने वाले हैं। शिवम सर के स्टूडेंट्स ऐसा सॉल्व नहीं करेंगे, देखते हो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका आंसर कैसे आएगा, -0.5 इंटू इक्वल टू क्या, टू काउंट किया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसका आंसर आ रहा है इक्वल टू, देखना यहाँ पे आंसर आ रहा है -128 इंटू -0.0004882, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ रहा है, मतलब ही इंटू 128 कर दिया तो दोनों आ जाएगा, इसका आंसर डेट विल बी 0.0625। समझ में आ रहा? आंसर आएगा 0.0625, एंड 0.0625 ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है तो चेक करेंगे 1 डिवाइड बाय 16 कितना आ रहा है, 0.0625, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, करेक्ट है। 0.0 मतलब ही 1 डिवाइड बाय 16, 1 डिवाइड बाई 16 इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा ये तो हमने किया आम आदमी की सोच। सर अभी फिर अपनी ट्रिक तो जल्दी जल्दी से बताओ जिसके लिए हम रुके। तो सुनो अब क्या करना है हमको, जैसे हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या किया था, a प्लस डी इक्वल टू एंड कैलसी पे जाके देखा था ऊपर आना चाहिए था n+1, करेक्ट है। तो अभी इसमें क्या करना है हमको, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा आर ए टू दी पावर आर इंटू ए करते जाएंगे, फिर इक्वल टू जब तक कैलसी के ऊपर नहीं आ जाता पावर में n+1, सेम बेसिक। उसमें क्या था, a प्लस डी, यहाँ पे याद रखना r इंटू ए करना है, a इंटू आर नहीं करना है, r इंटू ए देन इक्वल टू प्रेस करते जाना है, ठीक है। तो देखते हैं r इंटू ए इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना आंसर। तो सबसे पहले r की वैल्यू क्या है, r जो अभी हमने निकाला था आगे वाला डिवाइड बाय पीछे वाला, 64 डिवाइड बाय 128 आता है -0.5, एंड a की वैल्यू है अपने पास -128। तो अभी क्या करेंगे हम, r इंटू ए, अब r क्या है -0.5, करेक्ट है। अब मुझे बताना कैलसी पे हम कर रहे हैं -0.5,
इंटू -128 जो है, तो ये माइनस वाला बटन हम कैलसी पे अभी नहीं दबा पाएंगे, तो इसको हम एज इट इज रखते हैं, लास्ट में इसका साइन चेंज करेंगे। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, अभी फिलहाल हम कैलसी पे करेंगे -0.5 इंटू 128 इक्वल टू जब तक कैलसी पे क्या आना चाहिए, अपने पास आना चाहिए 12th टर्म, मतलब ही 12 प्लस 1 मतलब ये आना चाहिए 13। करेक्ट है, करो कैलसी पे -0.5 इंटू 128, अब दबाते जाएंगे इक्वल टू जब तक 13 नहीं आ जाता, तो 13 आने पे हमें दिखाई दे रहा 0.125। करेक्ट है, अब इतना किया। अब एक बात जब याद, मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या बताया था, जब एक काम हमने एडिशनल किया, जब एक काम एक्स्ट्रा किया, तो उसमें क्या करना है, एक काम यहाँ पे एडिशनल मतलब 13 प्लस 1 करना है, तो हमें एक काम और करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा फाइनल आंसर दिखाई दे रहा -0.0625। पर मैंने बताया था अगर माइनस का साइन यहाँ पे हमने स्किप किया है, तो लास्ट में साइन चेंज करेंगे, आंसर बन जाएगा 0.0625। अब तुमको एक थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा अभी के लिए, क्योंकि इसमें एक ही समय में दो तीन टर्म्स थोड़े नए आ गए, पर बहुत सिंपल है, चैप्टर बहुत सिंपल है, टॉपिक बहुत सिंपल है, कैलकुलेटर पे ट्रिक्स बहुत आसान, बहुत सही ट्रिक्स है। सही, ये तुम खुद ही बोलेंगे, मैं खुद नहीं बोलता। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करना क्या है इसमें, r इंटू ए देन इक्वल टू, और क्या याद रखना है, अगर माइनस का साइन एडिशनल किया स्टार्टिंग में, तो लास्ट में n के पावर में +1 एडिशनल करना चाहिए। करेक्ट है, और दोनों जगह माइनस है, r भी माइनस ए भी माइनस, तो फाइनल आंसर का आंसर चेंज करो, फाइनल आंसर का साइन चेंज करो। समझ में आया, बढ़ते देन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखना, अभी समझ में आएगा, बहुत सिंपल है। लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज, अब कितना आप डायरेक्टली ट्रिक पे करेंगे, तो a का वैल्यू यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा, a इज इक्वल टू 1, r की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, आगे वाला डिवाइड बाय पीछे वाला, -3 डिवाइड बाय 1 कितना आएगा, -3। चेक करो, 9 डिवाइड बाय -3 अगेन कितना आएगा, -3, मतलब रेशियो इज कॉमन। उसके बाद अप टू 7th टर्म, ठीक है, क्या निकालना है, लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज अप टू 7th टर्म, 7th टर्म के पास जाना है, मतलब क्या करेंगे यहाँ पे, r इंटू ए इक्वल टू। करेक्ट है, अब अगर r कितना है, -3 इंटू 1। करेक्ट है, एक काम हम एडिशनल कर रहे हैं, -3 स्टार्टिंग में आ रहा इंटू 1, अब इक्वल टू करते जाना है। अब जब कब तक करना है, जब पावर में अपने पास आना चाहिए 7 + 1 8, प्लस हमने स्टार्टिंग में एक नया एडिशनल काम किया, ये माइनस वाला, तो यहाँ पे आएगा +1 इक्वल टू 9 टाइम्स तक जाना है। तो क्या इक्वल टू दबाते जाओ, जब तक 9 नहीं आ जाता, आंसर आ रहा है डायरेक्टली, दैट इज 729 इज योर फाइनल आंसर। आगे आंसर क्या किया हमने, r इंटू ए इक्वल टू। मैं फिर से वही बोलूंगा, जब तुम कुछ नई चीज पढ़ते हो, खुद को समझने को टाइम दो। ऐसा भी हो सकता है कि एक लेक्चर पूरा देख लिया पर कुछ भी समझ में नहीं आया, आई कैन एग्री विथ यू कि कुछ भी समझ में नहीं आया, पर जब तुम इसको सेकेंड टाइम जब मन लगेगा खुद से पढ़ोगे, यकीन मानो खुद से बहुत सारे सम्स, सभी सम्स खुद से सॉल्व करोगे और सभी अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि सभी टर्म्स रिकॉल होंगे हमको, ऐसा नहीं है कि तुमको आज ही के आज ही अभी के अभी सभी सम्स समझना चाहिए, खुद को समझने को टाइम दो, लेक्चर कंप्लीट होते होते देखना तुमको सभी टर्म्स आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बहुत सिंपल है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो टर्म्स हार्ड होते हैं, मैं ऐसा नहीं कि उसको भी सिंपल बोलता हूँ, जो टर्म्स हार्ड है वो वाकई में हार्ड होता है, तो उसको पढ़ने का तरीका क्या है मैं वो भी बताता हूँ, पर जो टर्म्स सिंपल है तो यकीन मानो वो सिंपल है और तुम इसको छोड़ना नहीं चाहिए, 100% मार्क्स इस टॉपिक से मिलने चाहिए हमको। करेक्ट है, अब विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज 256, अब 256 ये कौन सा टर्म है, तो क्या करेंगे हम, ऑप्शन के साथ जाएंगे, मतलब ही क्या, a का वैल्यू कितना है 1, r का वैल्यू कितना है, आगे वाला डिवाइड बाय पीछे वाला, 2 डिवाइड बाय 1 कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब कितने टर्म्स जाना है वो नहीं पता, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगर ऑप्शन ए बोल रहा है 6, तो हम करेंगे 6 + 1 कितना आना चाहिए, 7 आने तक देखेंगे, तो चलो देखते हैं, r that is 2 into 1, r into a, अब इक्वल टू जाना है 7 तक, तो आ रहा है 32। करेक्ट है, इक्वल टू आ रहा है 32 विच इज नॉट इक्वल टू 256। करेक्ट है, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चेक किया, ऑप्शन नंबर बी क्या है, अभी ऑप्शन नंबर बी में है 7, तो 7 + 1 ऊपर देखना है हमको यहाँ पे कॉर्नर में, मतलब ये 8 आने तक देखना है, तो अभी इसी के आगे इक्वल टू दबा दो, 8 आने पर कितना आ रहा है 64 विच इज अगेन नॉट इक्वल टू 256। अब जाएंगे सी ऑप्शन के साथ, ऑप्शन 8 दिखाई दे रहा है, 8 + 1 चाहिए कैलसी पे, 9 दिखना चाहिए, तो 9 अगर इक्वल टू दबा दिया तो 9 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आ रहा है 128, तो 128 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू
256 बाय डिफॉल्ट ऑप्शन नंबर डी बचा विच इज करेक्ट। चेक करते हैं बाय डिफॉल्ट ऑप्शन नंबर डी 9 + 1 आना चाहिए दैट इज 10 दिखना चाहिए इक्वल टू दबाओ यहाँ पे 10 दिखाई देगा तो 10 के साथ आंसर आ रहा है 256 विच इज इक्वल टू 256 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा है सबको? देखो बहुत सिंपल टर्म्स है आर इंटू ए इक्वल टू वही सेम जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या किया था a प्लस डी इक्वल टू यहाँ पे करना है आर इंटू ए इक्वल टू और कुछ भी खास नहीं है इसमें। ठीक है बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 सम वाले क्वेश्चन यहाँ भी है। ठीक है सम वाले क्वेश्चन में क्या करना है हमको टोटल सम निकालना है किसका फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 2 4 8 अप टू 8 टर्म्स हमको उसका सीरीज का सम निकालना है। तो सबसे पहले ए की वैल्यू अब ये सम वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे कैलकुलेट पे सिमिलर वे एज जैसे हमने किया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ध्यान से सुनो कैसे करना है। सबसे पहली बात ए का वैल्यू क्या है a इज इक्वल टू 1 r का वैल्यू क्या आएगा आगे वाला डिवाइड बाय पीछे वाला तो 2 डिवाइड बाय 1 कितना आ रहा है 2 a और r की वैल्यूज आ गई। अब क्या करेंगे हम कैलसी पे देखना हम करेंगे r इंटू ए इक्वल टू कहाँ तक जाते हैं हम जितने भी टर्म्स कितना दिया है 8 टर्म्स तो यहाँ पे हम क्या करेंगे n+1 मतलब 8+1 मतलब 9 टर्म्स तक जाके रुकेंगे वहां पे जाके रुक गए तो फिर इसके बाद क्या दबाते हैं हम यूज करेंगे जीटी का बटन। क्या करना है जीटी का बटन दबाओ और फिर प्लस या तो फिर माइनस ए वाला टर्म कर दो सिंपल मतलब क्या करना है कैलसी पे करना है 2 इंटू 1 इक्वल टू कब तक प्रेस करना है जब तक तुम्हारे यहाँ पे आ जाए 9 इस सम के लिए करेक्ट है। देन बटन दबाएंगे जीटी का जीटी एंड उसमें प्लस कर देंगे फर्स्ट टर्म दैट इज 1 तो करो कैलसी पे अब तक आगे रहेगा बहुत का आंसर 2 इंटू 1 देन इक्वल टू 9 तक जाना है 9 पे जाके तुमको यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है 128 उसको जीटी करो 254 प्लस 1 दैट इज 255 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए 255 क्या बोल रहा है 1 2 4 8 ये जो सीक्वेंस है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है इसको जब हमने 8 टर्म्स तक ऐड किया तो इसका फाइनल आंसर आता है 255। होप सो समझ में आ रहा है बहुत सिंपल है सही। ठीक है बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में द सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस the sum of how many terms of the sequence 256 128 64 is 511 कितने टर्म्स का टोटल आ रहा है 511 गो विथ ऑप्शन। ठीक है सबसे पहली बात a का वैल्यू कितना है a इज इक्वल टू 256 r का वैल्यू कितना है r इज इक्वल टू 128 डिवाइड बाय 256 करेक्ट ना आगे वाला दैट इज 128 डिवाइड बाय 256 डिवाइड बाय पीछे वाला तो कितना आ रहा है 0.5। अब क्या करेंगे कैलसी पे हम ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे दैट इज 7 तो 7 के लिए अपने को कहाँ तक जाना है 7 के लिए हमको जाना पड़ेगा 7 + 1 दैट इज 8 तक करेक्ट है। अब करो इसका फिर कैलसी पे r दैट इज 0.5 इंटू 256 इक्वल टू जब तक कैलसी पे ऊपर आना चाहिए कितना 8 करेक्ट है 8 आना चाहिए। फिर हम बटन दबाएंगे जीटी का और फिर हम चेक करेंगे प्लस माइनस उसका 256 करके कितना आना चाहिए हमको 511 चलो चेक करते हैं तो 0.5 इंटू 256 इक्वल टू करते जाएंगे जब तक 8 नहीं दिखाई देता का आंसर आ रहा है 4। अब इसमें करेंगे हम जीटी के बाद हम करेंगे प्लस 256 प्लस ए करते ना प्लस 256 कर दिया तो आंसर दिखाई दे रहा है यहाँ पे 508 आंसर दिखाई दे रहा है 508 विच इज रॉन्ग ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन के साथ जाते हैं ऑप्शन नंबर बी 8 ऑप्शन नंबर बी में आंसर दिया हुआ है 8 के लिए हमको जाना पड़ेगा 8 + 1 मतलब 9 तक करेक्ट। सिमिलर वे करो कितना 0.5 इंटू 256 करेक्ट है इक्वल टू 9 तक जाना है 9 तक गए उसके बाद करो जीटी देन करो प्लस 256 कितना आंसर दिखाई दे रहा है 510 विच इज नॉट इक्वल टू 511। अब क्लियरली समझ में आ रहा है अगर 9 किया तो शायद आ जाएगा आंसर तो देखते कितना आ रहा है 9 किया तो नहीं आएगा शायद से देखते हैं क्योंकि 7 से 8 में 2 नंबर्स बढ़ गए। चेक करते हैं चेक करेंगे अंदाज नहीं कुछ भी अंदाज नहीं तो 9 + 1 मतलब कितना 10 तक जाना है हमको क्या करेंगे 0.5 इंटू 256 जाना है हमको 10 तक करेक्ट है 10 तक गए आंसर आ रहा है 1। इसको जीटी करो जीटी में अब करना प्लस 256 तो आंसर आ रहा है इसका 511 मतलब करेक्ट आ गया इसका आंसर 511 विच इज इक्वल टू 511 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया तो ऑप्शन सी दैट इज
9 इज द करेक्ट ऑप्शन। होप सो समझ में आ रहा। कुछ डिफिकल्ट पार्ट एज सच नहीं है इसमें, बहुत सिंपल चीजें है, ठीक है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल है, यकीन मानो। शांत दिमाग से करो, नहीं समझ में आ रहा है शांत हो जाओ 5 मिनट, फिर से स्टार्ट करो, पर आएगा समझ में। मेरे को नहीं लगता कुछ डिफिकल्ट लग रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखना, क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट दिखाई देता पर सिंपल क्वेश्चन होता है, क्योंकि कैलसी है अपने पास। कैसे करना है इसको, सम ऑफ 6 टर्म्स। अब देखना ये जो हम टर्म्स कर रहे हैं ना, इसको अगर तुम करते थे तुम्हारे ट्रेडिशनल मेथड, मतलब ये आम आदमी की सोच, फॉर्मूले से बहुत टाइम लगता था इसको सॉल्व करने को। आंसर आता था, आंसर में कोई दिक्कत नहीं, पर सम कर सॉल्व करने टाइम, उसमें फिर फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, उसको सिंप्लीफाई करो, देन कैलसी पे वैल्यूज डालो। बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, उसके लिए फॉर्मूला भी याद करना पड़ता है, इसमें फॉर्मूला याद करना नहीं। हाँ इतना है कि ट्रिक क्या है वो तुमको कहीं ना कहीं पता होनी चाहिए, कि इक्वल टू जी टी प्लस वन माइनस वन, ये पता होना चाहिए, करेक्ट है। पर सिंपल टर्म्स है, बहुत सिंपल है, ठीक। द सम ऑफ 6 टर्म्स। अब क्या पूछा है, ए का वैल्यू कितना आएगा, सबसे पहली बात तो है 1। आर का वैल्यू कितना आएगा, आगे वाला डिवाइड बाय पीछे वाला, 1 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 1 कितना आएगा, 1 डिवाइड बाय 2। इसी को मैं लिखूंगा 0.5 सिंप्लीफिकेशन के लिए, करेक्ट है। अब कितना निकालना है, सम अप टू 6 टर्म्स निकालना है, तो करो ना फिर आर इंटू ए, मतलब क्या, 0.5 इंटू 1 इक्वल टू करना है 6 टर्म्स, बोले तो 7 तक जाएंगे, 7 पे जाके हम जीटी दबाएंगे और प्लस 1 करेंगे, तो आंसर आ जाएगा प्लस 1 क्यू प्लस ए करते लास्ट में, तो फाइनल आंसर आ रहा है 1.196,875। अब ये तो कहीं पे भी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, पर डिवाइड वाले टर्म समझे ना, वहां पे जाके देखते कहाँ पे आंसर आ रहा है। तो 83 डिवाइड बाय 64 क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, 1.29 आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकंड 63 डिवाइड बाय 32 कितना आ रहा है, 1.96875। ऑप्शन नंबर बी मिल गया, जल्दी से उसको टिक करो और आगे बढ़ो, सही बात है। क्वेश्चन नंबर, एक बार ऑप्शन सी भी चेक कर लेते हैं, 63 डिवाइड बाय 64 कितना आ रहा है, 0.9843, वो भी नहीं चाहिए। एंड 1023 डिवाइड बाय 512, वो भी नहीं आएगा, 1.99 आ रहा है, करेक्ट है। तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया सबको, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 7 देखते फिर। क्वेश्चन नंबर 7 देखना, अगेन ट्रिक क्वेश्चन, बहुत सिंपल। एग्जाम में ये टाइप का क्वेश्चन देखा जाता, बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को पता ही नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन आंसर कैसे लाएंगे, आंसर देखो ऑप्शन में क्या क्या है, इतना बड़ा ऑप्शन लाएंगे कैसे। बहुत ज्यादा सिंपल, बहुत ज्यादा। करना क्या है हमको, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, इसका सम कितना होगा n टर्म्स का। क्या करना है हमको, तीनों भी ऑप्शन, जितने भी ऑप्शंस है वहां पे जाके हमको n इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करना है, कितना, n इक्वल टू 1, और जाके चेक करना है ऑप्शन में आंसर कितना आना चाहिए, फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 444 444, तो फर्स्ट टर्म कितना है 4, आंसर आना चाहिए इक्वेशन का 4। मतलब क्या, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है 4/9 एंड ब्रैकेट में दिया हुआ है 10 डिवाइड बाय 9, देन 10 टू द पावर n माइनस 1 माइनस n, करेक्ट है। अब इसमें क्या करेंगे हम, n की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो n की जगह अगर 1 सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आ जाएगा, 4 डिवाइड बाय 9 एज इट इज, मल्टीप्लाई करेंगे 10 डिवाइड बाय 9 एंड n की जगह 1, तो 10 के पावर में 1, मतलब ये 10 माइनस 1 डायरेक्टली मैं लिखूंगा यहाँ पे 9, करेक्ट है। और माइनस मुझे करना है इसमें 1, करेक्ट है। इतना तो समझ में आ रहा है सबको, होप सो। मतलब ही इसको देखो, सिंपल है ये टर्म्स, 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट इतना सॉल्व करने को, उसके आगे बहुत जल्दी आंसर आ गया इसका। देखो अभी कैसे आया, 4 डिवाइड बाय 9 आया, मतलब ही अंदर इसका सिंप्लीफाई किया तो क्या 9 9 कट हुआ, तो क्या बचा 10 माइनस 1, फिर से क्या बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो सिंपली सब कट हो रहा है, 4 डिवाइड बाय 9 इंटू 9 बचा, फिर से 9 9 कट हो गया, फाइनल आंसर कितना आ रहा है 4। हमें क्या चाहिए था, हमें भी चाहिए था आंसर 4, फर्स्ट टर्म चाहिए। n की जगह अगर 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो फर्स्ट टर्म आना चाहिए, n की जगह अगर 2 सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो सेकेंड टर्म आना चाहिए, मतलब ही 44 आना चाहिए था, और वहां मैंने फर्स्ट टर्म डाला 1, तो मतलब ही क्या आंसर आया 4, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मोस्टली बोल रहा हूँ 50% केस में इस ये बड़े क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहता है। फर्स्ट, मैं बिल्कुल भी तुमको सजेस्ट नहीं करूंगा कि डायरेक्टली फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करो, ठीक है, पर मोस्टली ऐसा होता है, इसलिए इसको ट्राई करो। ऐसा नहीं है कि इसको ट्राई करो ही मत, क्योंकि तीनों ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ ट्राई करने के लिए, नहीं तो कई बच्चे वहीं पे हार मान जाएंगे, इसको इतना बड़ा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, फिर आंसर आएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इसको बाद में करते हैं, एंड बाद में बोले तो बाद में, करेक्ट है। समझ में आया। चलो ये ऑप्शन नंबर 8 खुद से करो, सम ऑफ द n टर्म्स दिया है, तो क्या करना है, n इक्वल टू 1 अगर इक्वेशन में डाला तो क्या आंसर आना चाहिए 0.1, फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाके चेक करते हैं। चलो n इक्वल टू 1 अगर फर्स्ट ऑप्शन में मैंने डाल दिया तो क्या है, फर्स्ट
1/9 आंसर दिया हुआ है, मतलब कोई इक्वेशन दिया हुआ है n - 1 - 0.1 टू द पावर n। अच्छा 0.1 के पावर में n है, एक सेकेंड। 1 - 0.1 के पावर में n, करेक्ट है। तो इसका अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आएगा, 1/9 एज इट इज, अंदर हम डालेंगे 1 माइनस, अंदर लिखेंगे 1 - 0.1, करेक्ट है, इतना ही है। मतलब ये कितना आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 1/9 एज इट इज, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस, अब 1 - 0.1 करो कैलसी पे, कितना आ रहा है 1 - 0.1, इट इज इक्वल टू 0.9 आएगा, करेक्ट बात है। एंड इसका आंसर कितना आ रहा है देन 1/9 इंटू कितना 1 - 0.9, कितना आएगा 0.1। सो अभी कितना आंसर आ रहा है 0.1 डिवाइड बाय 9, कितना आ जाएगा ये 0.0111। देखो ये टर्म आ रहा है सेकेंड टर्म, हमको आना चाहिए था फर्स्ट टर्म, ऑप्शन गलत हुआ, ऑप्शन गलत हुआ। देखो मैंने क्या बोला था, सभी इसमें नहीं, मोस्टली आता है ऐसा। तो ऑप्शन नंबर 2 के साथ चेक करेंगे। अब ऑप्शन नंबर 2 में चेक करने के लिए सिंपल है, टाइम जाएगा 1 मिनट जाएगा 2 मिनट जाएगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं, पर आंसर्स मार्क्स कंफर्म्ड मिलेंगे, मार्क्स कंफर्म्ड है इसके। ऑप्शन बी के साथ जाके देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं। बाय डिफॉल्ट ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है शायद से। तो अगर हम ऑप्शन नंबर सी चेक करें क्या डायरेक्टली, ऑप्शन ए में कुछ गलत तो नहीं किया हमने। चलो ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी में आएगा 1 - 0.1 के पावर में 1, इट विल बी इक्वल टू 1 - 0 पॉइंट, कितना आएगा देखना 1 - 0.9 आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 0.1, 1 - 0.9 कर दो, 1 - 0.9 इट इज इक्वल टू 0.1। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे आंसर ए नहीं आया तो बी आएगा, पर आएगा तो सही, करेक्ट ऑप्शन दिखे जाएगा। देखो 0.1 चाहिए था हमको फर्स्ट टर्म में, वही आया हमारा 0.1। लेट्स मूव अहेड, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, सिंपल है। द सम ऑफ द सीरीज टू n टर्म्स, फिर से सम ऑफ द सीरीज टू n टर्म्स इक्वेशन। देखना ये कब कैसे याद रखेंगे, जब ऑप्शंस में अपने पास इक्वेशंस हो, ऑप्शंस में बड़े बड़े इक्वेशंस हो, तो n की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करना है। तो n की जगह अगर मैं 1 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में मैंने अगर ऑप्शन ए के साथ गया तो 2 टू द पावर 1 -1, मतलब कितना आएगा 2 - 1, मतलब ये आ रहा है 1, और हमें भी चाहिए क्या 1। पर देखो यहाँ पे छोटे इक्वेशन है तो सेकंड इक्वेशन के साथ भी जा रहा हूँ मैं, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में करेक्ट आंसर आ रहा है, मतलब क्या 2 टू द पावर सॉरी 2n - 1, अब क्या 2n - 1 मतलब ही 2 - 1, अगेन आ रहा है ऑप्शन नंबर 1। किसको सिलेक्ट करेंगे 1 या 2, ऑप्शन 3 सी को सिलेक्ट चेक करके देखते हैं। 1/2 टू द पावर n - 1 मतलब ही 1/2 -1, ये कितना आ जाएगा 1/2 -1 मतलब ही -1/2, ऐसा कुछ लिख दो, या तो फिर -0.5 लिखता हूँ मैं। चलो कैलसी पे अगर करेंगे तुम तो -0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो ऑप्शन सी तो नहीं, ऑप्शन ए या तो बी, दोनों में से कोई हो सकता। तो दोनों में से कौन सा होगा, हम चेक करेंगे। अभी n की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, n इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट किया था तो हमें आंसर चाहिए था 1। अब n की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर क्या चाहिए 2। देखो 2 बोले तो कहाँ से बोल रहा हूँ मैं, यहाँ से बोल रहा हूँ, सेकेंड टर्म आना चाहिए, करेक्ट है, सेकेंड टर्म। तो अभी मैं क्या करूंगा, फर्स्ट में 2 टू द पावर 2 -1 मतलब ये क्या 4 - 1 मतलब ये आ रहा है 3। तो ऑप्शन गलत आया, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। इसका मतलब कितना आ रहा है 2n - 1 मतलब 4 टू ज़ा 8, एक सेकेंड, ओके 2 to the power n। शायद इसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक दिखाई दे रहा है मुझे।
क्योंकि कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं दिखाया, तो फिर नन ऑफ द अबव आएगा इसमें, ऑप्शन डी। चलो देख लेते हैं फर्स्ट वाला क्या था, 2 to the power n-1 इट विल बी इक्वल टू 2 to the power 2 - 1, 2 का पावर 2 इज 4 - 1 इक्वल टू 3 आ रहा है, तो नहीं आ रहा है अपना ऑप्शन। तो 2n-1 किया तो 2 2 ज़ा 4 - 1, अगेन ये हो रहा है, अगेन कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ऑप्शन सी तो हम चेक कर ही नहीं सकते, करेक्ट है, क्योंकि उसमें फर्स्ट वाला ही टर्म करेक्ट नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन बाय डिफॉल्ट, ठीक है, ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ रहा है सबको? होप से कुछ डिफिकल्ट नहीं लग रहा है सच, सही। लेट्स मूव अहेड, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है द फर्स्ट सेकंड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एपी आर इन जीपी एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, इसको बस देख लो कैसे सॉल्व हुआ जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, ये कुछ अलग है बस, ठीक है। फर्स्ट सेकंड एंड सेवन, इस टाइप के क्वेश्चन के एग्जाम आने के चांसेस बहुत कम, क्योंकि सॉल्व करने को टाइम लगता है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि इसमें कंसेप्ट लग रहा है थोड़ा। द फर्स्ट सेकंड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एपी आर इन जीपी एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2, करेक्ट है। कॉमन डिफरेंस हमको समझ में आ गया, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 2 दिया हुआ है एंड द सेकेंड टर्म ऑफ एपी इज, द सेकेंड टर्म ऑफ एपी का निकालना है हमको। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूँ एपी का, तो क्या होता है वो, दैट इज n इंटू सॉरी a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी। ए क्या लिखते हैं हम उसको, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी, मतलब ही n माइनस 1 टाइम्स डी, मतलब मैंने इसको क्या लिखना चाहिए, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स 2। मतलब मैं इसको आगे अगर सॉल्व करूँ तो देखो, अभी मैं कितना निकल रहा था फर्स्ट टर्म, तो n की जगह कितना आएगा, 1 आएगा, n की जगह आएगा 1, करेक्ट है। सो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, करेक्ट है। तो ये आ जाएगा ये a, फर्स्ट टर्म तो a ही होता है हमारा। सेकेंड टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी, फॉर्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 टाइम्स 2, मतलब कितना आएगा a प्लस 2। एंड सिमिलरली थर्ड टर्म निकाला, ठीक है, थर्ड टर्म नहीं सेवेंथ टर्म निकालेंगे, क्योंकि हमको क्लियरली समझ में आ रहा है यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट सेकेंड सेवेंथ टर्म ऑफ एपी, तो इसका सेवेंथ टर्म कितना है, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी, मतलब ही a प्लस 7 माइनस 1 टाइम्स 2, मतलब ही a प्लस 12। तो ये आ गया अपना फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड सेवेंथ टर्म। क्या बोला है, दे आर इन जीपी, दे आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो मतलब क्या होगा, आगे वाला डिवाइड बाय पीछे वाला, करेक्ट है, आगे वाला डिवाइड बाय पीछे वाला अगर किया मैंने, तो इसका सेकेंड टर्म ऑफ द एपी इज, देन द सेकेंड टर्म ऑफ द एपी वो कैसे निकालेंगे हम। अभी सबसे पहले अपने पास क्या क्या है, ए प्लस 2 एंड ए प्लस 12, इतना आया, करेक्ट है। अब इसमें हमको करना क्या है, इसमें करना है सेकेंड टर्म निकालना है, सेकेंड टर्म ऑफ द एपी। तो सबसे पहले अगर मैं गो विथ ऑप्शन करूं, तो फर्स्ट ऑप्शन अगर मैं 5/2 कंसीडर करता हूं, ठीक है, 5/2, तो 5/2 अगर कंसीडर किया सेकेंड ऑप्शन को, तो 5/2 अगर सेकेंड ऑप्शन है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, -2, 5/2 -2, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 2 है, तो 5 डिवाइड बाई 2 कितना आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी 2.5। अगर कंसीडर किया तो पहले वाला टर्म आएगा 0.5, करेक्ट है, एंड इसके बाद वाला टर्म आएगा 4.5, करेक्ट है। और तीनों भी टर्म्स अगर जीपी में है क्या चेक करो, मतलब क्या, आगे वाला डिवाइड बाय पीछे वाला, 2.5 डिवाइड बाय 0.5 इट विल बी इक्वल टू 5, करेक्ट है। एंड सिमिलरली 4.5 डिवाइड बाय 4.5 डिवाइड बाय 2.5 इक्वल टू आ रहा है 18, एक सेकेंड, 2.5 डिवाइड बाय 0.5 आंसर आ रहा है 5। देन आंसर चाहिए हमको सेवेंथ टर्म का, सॉरी सेवेंथ टर्म कितना है अपने पास, तो सेवेंथ टर्म इसका हमने थर्ड टर्म लिखा है, तो सेवेंथ टर्म क्या होगा 2.5 के साथ, अगर फर्स्ट टर्म है 0.5, ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज 2, ए प्लस डी इक्वल टू करते जाएंगे 7 टर्म, बोले तो 8 तक जाना है, 12.5, कहाँ तक जाना है, 12.5 तक। तो 12.5 ये उसका सेवेंथ टर्म हुआ, करेक्ट है, ये इसका फर्स्ट टर्म हुआ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंसेप्ट चाहिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का भी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का भी। तो ऐसे टाइम के मैं अभी समझा तो दे रहा हूँ तुमको, मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि तुमको ये एग्जाम में करना है ये वाला सम, क्योंकि टाइम कंज्यूम हो रहा है, यहाँ पे टाइम नहीं देना है हमको, पर समझने चलता है। अगर क्या पता कुछ इसमें थोड़ा सिंपल आ जाए, 2.5,
कितना आ रहा है 5 5 5 आ गया, मतलब ही यहाँ पे समझ में आया ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा, होप से समझ में आया। ठीक, क्वेश्चन समझो फिर आंसर निकालो। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन अगेन। The find three numbers in GP such that their sum is 21 and sum of their squares is 189। क्या करेंगे, तीन टर्म्स इन जीपी में क्या लेने चाहिए थे, लेने चाहिए थे a अपॉन आर, ए देन ए आर। अब इसका सम कितना दिया हुआ है, हम ऐड करेंगे और फिर उसके स्क्वायर स्क्वायर करेंगे, वो सब बहुत ज्यादा लंबी कहानी। डायरेक्टली क्या करेंगे, गो विथ ऑप्शंस, ऑप्शंस दिए ना इतने अच्छे अच्छे, तो क्या करेंगे इसमें, फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है 579, तो 5 प्लस 7 प्लस 9 अगर कर दिया तो कितना आ जाएगा 21 आ रहा है, ऑप्शन ये जो है 21 आना चाहिए था। एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 189, तो इसका स्क्वायर्स करो सम, तो इसका आ जाएगा 25, इसका आएगा 49, इसका आएगा 81, तो तीनों में क्या करना है, ऐड कर दो। तो कैलसी पे देखो कितना आ रहा है आंसर, 81 प्लस 49 प्लस 25 कितना आ रहा है 155, गलत आ गया। ऑप्शन के साथ जाएंगे बी, बी ऑप्शन में क्या आ रहा है 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 11 21, 21 तो फाइनलाइज हो गया, 189 भी आना चाहिए, तो 189 के लिए 3 का बनेगा 9, 7 का बनेगा 49, 11 का बनेगा 121, तो कितना आएगा 121 प्लस 49 प्लस 9 कितना आ रहा है 179, तो ये भी गलत। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे 3 6 12, तो 3 का बनेगा 9, 6 का 36, 12 का 144। अब चेक करते हैं, तो इतना आ रहा है 144 प्लस 36 प्लस 9 कितना आ जाएगा 189 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया सबको, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसका टोटल आ रहा है 21 और उसके स्क्वायर्स का टोटल आ रहा है 189। तो ऐसे टाइम पे बिना फॉर्मूला यूज किए बाय डिफॉल्ट हमें क्या करना है, गो विथ ऑप्शंस, जल्दी आएगा इससे आंसर। क्वेश्चन 12 देते हैं, फोर ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 972। तो सबसे पहले चारों भी क्या होने चाहिए, ज्योमेट्रिक मीन में होना चाहिए, मतलब आगे वाला डिवाइड बाय पीछे वाला। करेक्ट है, अब आगे वाला डिवाइड बाय पीछे वाला फर्स्ट ऑप्शन के साथ अगर हम कहें तो 30 डिवाइड बाय 12 इट शुड बी इक्वल टू कितना आना चाहिए, देखो 30 डिवाइड बाय 12 अगर किया तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 2.5। करेक्ट है, उसी तरह से अगर मैं कर रहा हूँ 100 डिवाइड बाय 30 तो आंसर आ रहा है 3.3, मतलब इसी में क्या हो गया, इसी में हम ये दो को अगर आगे वाला डिवाइड बाय पीछे वाला किया तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन 36 डिवाइड बाय 10, 36 डिवाइड बाय 10 आ जाएगा 3.6, देन 108 डिवाइड बाय 36 कितना आ रहा है 3, मतलब ये ऑप्शन भी पहले आ रहा था 3.6 बाद में आ रहा है 3, ऑप्शन बी भी गलत, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। चेक करते हैं, 24 डिवाइड बाय 12 कितना आ रहा है 2, देन 108 डिवाइड बाय 24 कितना आ रहा है, सॉरी 108 डिवाइड बाय 24 कितना आ रहा है 4.5, मतलब ये भी गलत है। तो 12th क्वेश्चन के लिए नन ऑफ द अबव इज द ऑप्शन, नन ऑफ द अबव करेक्ट आया, क्योंकि तीनों भी ऑप्शन में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ही नहीं है तीनों भी टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट के कुछ क्वेश्चन बचे, इसी के साथ हमारा खत्म हो जाएगा चैप्टर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी। हाँ यस, तो देखते हैं, द सम ऑफ द फोर नंबर्स इन जीपी इज 60 एंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इज 18। तो सबसे पहले चार नंबर का टोटल आना चाहिए 60 एंड फर्स्ट एंड लास्ट इज 18, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, दिस टर्म प्लस दिस टर्म डिवाइड बाय 2। तो सबसे पहले टोटल 60 किस किस का है, तो टोटल 60 मेरे से सबका रहेगा, देखते हैं 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32, ये 60 आ रहा है, यस ये 60 आ गया। पर अभी इसमें क्या करना है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, मतलब ये क्या 4 प्लस 32 इक्वल टू क्या 36 डिवाइड बाय 2 कर दिया तो आ रहा है 18, यस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा, और बाय डिफॉल्ट देख के इस क्वेश्चंस को समझ, आंसर्स को समझ में आता, देखना ऑप्शन नंबर बी जो है 8 4 32 16 बिल्कुल भी सीक्वेंस में नहीं है, बिल्कुल भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में नहीं है, ऑप्शन बी गलत। ऑप्शन सी देखते हैं 4 16 8 32, ये भी ऑप्शन में नहीं आएगा, करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, देख के समझ में आ जाता। देखना यहाँ पे हमने क्या किया है, बिल्कुल भी लिखा ही नहीं है कुछ, डायरेक्टली कैलसी पे सॉल्व किया है, और यही काम तुमको एग्जाम में करना है, लिखने का काम जितना तुम कम करोगे उतना तुम्हारा आंसर कैलसी पे करोगे और करेक्ट ऑप्शन जल्दी लेके आओगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
चलो कम ऑन एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 14, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। कुछ नया टर्म पढ़ने जा रहे हैं, एक छोटा सिंपल फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, जहाँ पे हमको इनफाइनाइट टर्म्स, अगर सपोज में सीक्वेंस दिया 1 4 16 64, ऐसा कुछ सीक्वेंस दिया जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, उसका इनफाइनाइट टर्म्स तक उसका टोटल कितना आएगा, उसका सम कितना आएगा। तो इनफाइनाइट टर्म्स तक तो बाय डिफॉल्ट उसका सम आना चाहिए कितना, इन्फिनिटी, करेक्ट है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर r का वैल्यू इज लेस देन 1, r का वैल्यू अगर लेस देन 1, ओनली देन इनफाइन सम टू इंफिनिटी इज पॉसिबल। सम टू इंफिनिटी इज पॉसिबल ओनली व्हेन r इज लेस देन 1। ये एमसीक्यू थियरी क्वेश्चन भी जनरेट हो सकता है। r की वैल्यू अगर 1 से कम है, सिर्फ तभी सम अप टू इंफिनिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या दिया है, 3 1 1/3 एंड सो ऑन। तो a का वैल्यू कितना है यहाँ से 3, r का वैल्यू कितना है यहाँ से, आगे वाला डिवाइड बाय पीछे वाला, तो कितना आएगा 1/3 आएगा सपोज, ठीक है। अब इसमें सम अप टू इन्फिनिटी कैसे निकालते हैं, उसका छोटा फॉर्मूला याद कर लो, s इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a अपॉन 1 माइनस r। इसका जो फॉर्मूला है डेट इज a अपॉन 1 माइनस r विच इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 3 अपॉन 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 3। इसको करो कैलसीपे, कितना आएगा 3 डिवाइड बाय 2/3। चलो कैलसीपे कर लो, तुमको जल्दी आसानी से आ जाएगा इसका आंसर। कितना 1 डिवाइड बाय 3 है तो 0.333, तो 1 माइनस 0.333 आएगा 0.667, तो 3 डिवाइड बाय 0.667 जिसका आंसर आ रहा है 4.49। कैसे भी कर लो, ठीक है। देखो अगर हमने इसको इसी तरह से किया होता तो डायरेक्टली फ्रैक्शन में आएगा, क्योंकि फ्रैक्शन में आंसर्स दिए हुए हैं। तो ठीक है, तो कितना आएगा ये 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, मतलब 3 3 9 डिवाइड बाई 2। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप से सबको समझ में आ रहा है, ये करेक्ट है, कुछ डिफिकल्ट नहीं लग रहा। लेट्स मूव अहेड, क्वेश्चन नंबर 15, आखिरी के 5 क्वेश्चन बचे बस। सिंपल है सब। सम अप टू इन्फिनिटी के लिए फॉर्मूला क्या है, a अपॉन 1 माइनस आर, ये लगेगा हमको, ठीक है। एक फॉर्मूला, कहीं ना कहीं मैंने तुमसे झूठ बोला इसका मतलब, है ना, ठीक है, सर झूठे है तुम्हारे। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, देखते हैं। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट टर्म, सम ऑफ इनफाइनाइट निकालना है बोले तो एस इन्फिनिटी निकालना है। एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला अभी देखा, ए अपॉन 1 माइनस आर। उसके लिए चाहिए ए का वैल्यू इट इज इक्वल्स टू 20, आर का वैल्यू आगे वाला डिवाइड बाय पीछे वाला -10 डिवाइड बाय 20। तो 10 डिवाइड बाय 20 कितना आएगा, -1 डिवाइड बाय 2 आएगा, करेक्ट है। तो मतलब ये कितना है ये, अब मैं इसको बोल सकता हूँ -0.5। तो इसको अगर सब्स्टिट्यूट किया तो a का वैल्यू 20 अपॉन 1 माइनस -0.5, ये आ जाएगा 20 अपॉन 1 प्लस 0.5 इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 1.5। आंसर आ रहा है 13.333। किसका आंसर है 13.3? 40 डिवाइड बाय 3 किया तो आ रहा है 13.3। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया, करेक्ट। लेट्स मूव अहेड, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। फाइंड द सम टू इंफिनिटी ऑफ द सीरीज। देखो सीरीज क्या है, 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 अप टू इंफिनिटी, ठीक है। इसका सम अप टू इंफिनिटी निकालना है। तो a कितना है 1, r कितना आएगा आगे वाला डिवाइड बाय पीछे वाला, -1 डिवाइड बाय 1 इज -1, तो कितना आएगा a अपॉन 1 माइनस r, ये है s इंफिनिटी, करेक्ट ना। कितना है फिर a का वैल्यू 1 अपॉन 1 -1, मतलब कितना आया 1 डिवाइड बाय 2, ऑप्शन सी। बहुत ज्यादा सिंपल है, यकीन मानो। क्वेश्चन नंबर 17, वर्ड प्रॉब्लम्स। सिंपल है थे इसके वर्ड प्रॉब्लम्स भी, समझो बस। 3 numbers आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड देयर सम इज 15, ठीक है, देयर सम इज 15 इफ 3 नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होने चाहिए और उसका सम आता है 15। तो देखते 6 प्लस 7, डायरेक्टली चेक करेंगे ना, तो 6 प्लस 7 13 प्लस 2 15 आ रहा है। देन अगेन 3 प्लस 5 प्लस 7 15, अगेन 4 प्लस 5 प्लस 6 अगेन आ रहा है 15। तीनों भी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ इफ 8 6 4 टू बी एडेड टू देम, 8 6 4 तीनों को ऐड किया, देन द नंबर्स आर इन जीपी, वो तीनों भी नंबर्स जीपी में बनते। चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए, 2 6 7 दिया था, इसमें ऐड करो 8 6 4, ठीक है। तो ऐड किया तो क्या मिल जाएगा, 8 प्लस 2 इज, इसका मिलेगा 10, इसका मिलेगा 12, इसका मिलेगा
11, तो क्लियरली दिखाई दे रहा है 10 12 11 कोई भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में नहीं है। ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी क्या है? 3 5 7, इसमें ऐड करेंगे 8 6 4, तो इसका बन जाएगा 11, इसका बन जाएगा 6 + 5 13, इसका बन जाएगा 7 + 4 11। अगेन ये भी ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर सी 4 5 6, इसमें ऐड करो 8 6 4, इसका बन जाएगा 12, इसका बन जाएगा 11, इसका बन जाएगा 10। करेक्ट है। देन दी नंबर्स आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोला गया है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में नंबर्स यहाँ पे कौन से दिखाई दे रहे हैं हमको? नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, एक सेकंड हमने कुछ गलत किया, यस यस यस, सॉरी सॉरी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये 11 होना चाहिए था, सॉरी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है, ऑप्शन सी गलत आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी में देखो, आगे वाला डिवाइड बाय पीछे वाला, मतलब 11 डिवाइड बाय 11 कितना आएगा? 1। देन ये डिवाइड बाय ये, मतलब ये आगे वाला डिवाइड बाय पीछे वाला कितना आ रहा है? 1। कॉमन रेशियो मिला तो द टर्म इज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो इसी का मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ऑल ऑफ, चलो। A man borrows rupees 8190 and repays the loan in 12 months installments. टोटल उसने लिया 8190। अब कई बच्चों को ये क्वेश्चन देख के ऐसा लगता है कि सर ये तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी से क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं रुपीज बोरोज ये सब चीजें है। क्वेश्चन को मतलब समझो, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि एग्जाम में तुमको नहीं पता चलेगा कि कौन से चैप्टर से कैसा, क्योंकि रैंडम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, ऐसा वहाँ पे मेंशन नहीं होता ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है। ठीक, तो देखते हैं अभी क्या है। 8190 उसको रिपे करना है 12 मंथ इंस्टॉलमेंट्स में। इफ ईच इंस्टॉलमेंट इज डबल देन द प्रीसीडिंग वन, मतलब आज अगर 10 दिया तो कल देगा 20, 20 दिया तो उसका देगा 40, 40 दिया तो 80, ऐसा दे रहा है वो। ठीक है। देन द फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट्स आर, मतलब क्या, आज अगर सपोज एग्जांपल लेता हूं मैं, आज अगर 10 दिया तो नेक्स्ट बनेगा 20, उसका अगला बनेगा 40, उसका अगला बनेगा 80। तो यहां से समझ में आता, अगर आगे वाला डिवाइड बाय पीछे वाला किया तो 20 डिवाइड बाय 10 मेरे पास आंसर आ जाएगा 2। आगे वाला डिवाइड बाय पीछे वाला किया 40 डिवाइड बाय 20, मेरे पास आंसर आ जाएगा 2। मतलब यहां से समझ में आ रहा आर इज इक्वल टू 2। अब r इक्वल टू 2 है, करेक्ट है, तो उसका फर्स्ट और लास्ट इंस्टॉलमेंट कौन सा होगा? अगर ऑप्शन के साथ जाते, अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसका 5 है, ठीक है, 5 है, तो हम क्या करेंगे? दैट इज 5 इज क्या मिला हमको? a। r कितना है? 2, तो क्या करेंगे? r इंटू ए, दैट इज 2 इंटू 5 इक्वल टू करते जाना है। ठीक है, अब इक्वल टू करना है उसको 12 में, तो 13 तक करते जाओ, तो टोटल कितना आना चाहिए उसका? 1200। ठीक है, अब 1200 तो इसमें ऑप्शन आ ही नहीं रहा है, उससे ज्यादा ज्यादा आंसर जा रहा है, तो ऑप्शन ए गलत हुआ। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, जहाँ पे ए का वैल्यू कितना है? 2, आर का वैल्यू भी कितना होगा? 2, कितना है? आर इंटू ए। अब करते जाना है इसको, देखो 13 पे जा, 13 तक किया तो आंसर आ रहा है 4096, तो 4096 इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 2, तो 12 इंस्टॉलमेंट्स में उसको 4096 रुपीज देने पड़ेंगे, 12 इंस्टॉलमेंट्स में उसके पैसा निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? सही बात है। मतलब 12 महीनों में तुम 8000 रुपया चुका सकते, अगर फर्स्ट महीने तुमने 2 रुपए दिया, कैसे? अगले महीने तुमने उसका डबल दिया, उसके अगले उसका डबल, उसका डबल, ऐसा कर करके तुम्हारा 12 मंथ्स में 8000 एंड इतना ये निकल गया, जहाँ पे तुम्हारा लास्ट इंस्टॉलमेंट था 4096 रुपीज, 4000 का। क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट टू क्वेश्चंस बहुत सिंपल है। अ मैन सेव्स 1 पैसा टुडे, 2 पैसा नेक्स्ट डे, 4 पैसा एंड सो ऑन, मतलब क्या? 1 2 4 एंड सो ऑन, ऐसा वो सेविंग करते गया। हे फाइंड हिज टोटल सेविंग्स इन अ वीक, एक वीक में कितनी सेविंग्स होंगी? सबसे पहले आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? आर इज इक्वल टू आगे वाला डिवाइड बाय पीछे वाला आ जाएगा 2। ए का वैल्यू कितना है? 1। अब कितना है? 7 डेज इन अ वीक, तो 7 + 1 करेंगे तो 8 तक जाना पड़ेगा, मतलब क्या? आर इंटू ए इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू 8 टाइम्स आ रहा है 64। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 64। ठीक है, 64 तो हमने निकाला उसका टर्म, अब उसका टोटल करेंगे, जीटी आ रहा है 126। ठीक है, तो जीटी में हम क्या करेंगे? उसमें प्लस प्लस ए करेंगे, दैट इज 1, तो आ जाएगा 127। तो 127 जो है वो पैसा हुआ, मतलब ये हमको कितना मिला? ₹1.27। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्या किया हमने? आर इंटू ए इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, कैलसी के ऊपर लाई लेके आए हम 8, देन हमने दबाया जी टी प्लस 1 कर दिया। सही। लास्ट क्वेश्चन आज के चैप्टर का, आज की लेक्चर का, आज के क्लास का।
चैप्टर खत्म, टॉपिक खत्म, आज की क्लास भी खत्म, मैं भी चला जाता हूँ। ठीक है। If P, Q, R are in arithmetic progression and X, Y and Z are in geometric progression। देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं अभी तुमको समझा रहा हूँ। एग्जाम में तुम इस क्वेश्चन को, मेरे को अभी प्रॉमिस करो तुम इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करेंगे। अटेम्प्ट नहीं करेंगे इन द सेंस क्या, इस ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ चुका है सीपीटी लेवल पे, और इसका आंसर तुम रट के जाओ। मैं क्लियर बोल रहा हूँ तुमको, इसका आंसर है डायरेक्टली, आंसर आता है इसका 1। तो इसका आंसर मैं तुमको क्लियरली बोल रहा हूँ, पहले ही बोल रहा हूँ, रट के जाओ, आंसर है 1। अब आ गया याद तो ठीक, या तो फिर इसको अटेम्प्ट ही मत करो। सेम क्वेश्चन आ सकता है, नहीं भी आ सकता। आया तो इसको सॉल्व नहीं करना है, आंसर डायरेक्टली 1 टिक करना है, या तो फिर छोड़ के आ जाओ। करेक्ट है, क्योंकि सॉल्व करने का भी देखो टाइम कितना लगता है। समझने के लिए समझ लो, क्लास तो खत्म हो ही गया, तुमको मतलब समझ में आ गया। दो ही चीज क्या याद रखा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ए प्लस डी इक्वल टू कैलसी के ऊपर कुछ तो लेके आओ, जीटी कब, जब हम टोटल करते हैं तब जीटी लगता है। करेक्ट है, ये हुआ। उसके बाद हमने देखा था आर इंटू इक्वल टू जी टी करो प्लस या माइनस। बहुत सिंपल ना, करेक्ट, इतना भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी मेरे को। नाउ इफ पी क्यू आर आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, तो पी क्यू एंड आर अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो अगर मैंने बोला P इज इक्वल टू ए है, तो Q कितना होगा, Q विल बी इक्वल टू ए प्लस डी, एंड R कितना होगा, ए प्लस टू डी। करेक्ट है। अब अपने को इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है x के पावर में Q माइनस आर इंटू वाई के पावर में R माइनस पी इंटू जेड के पावर में P माइनस क्यू। करेक्ट है। तो अभी इसी का इक्वल टू अगर मैं लिखा तो x के पावर में क्या लिखूंगा, Q की जगह में लिखूंगा a प्लस डी, माइनस आर की जगह लिखूंगा ए माइनस टू डी, माइनस माइनस हो जाएगा वो, साइन चेंज, इंटू वाई के पावर में क्या आएगा आर ए प्लस टू डी, माइनस करूंगा ए। करेक्ट है। और जेड के पावर में आएगा पी, डेट इज ए माइनस ए माइनस डी। करेक्ट है। अब इतना समझ में आया, अब इतना समझ में आ रहा, एक्स के पावर में क्या बच रहा है, देखो ए कट हुआ, टू माइनस टू डी प्लस डी, एक्स के पावर में बचेगा माइनस डी, वाई के पावर में भी ए कट हुआ बचेगा टू डी, एंड जेड के पावर में ए कट हुआ बचेगा माइनस डी। करेक्ट है, इतना टर्म समझ में आया। अब इतना समझते ही हमको क्या दिया हुआ है, एक्स वाई एंड जेड आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इतना तो कर दिया। पी क्यू आर को हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखा। अब एक्स वाई जेड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, मतलब एक्स अगर ए है तो वाई कितना होगा, ए इंटू आर, एंड जेड कितना होगा, ए आर का स्क्वायर। तो मतलब इसके आगे अगर मैंने सॉल्व किया तो मैं क्या लिखूंगा, इसको थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो अब ये क्या आएगा, एक्स की जगह में डालूंगा ए के पावर में माइनस डी। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं सबसे पहले, इसके सिंप्लीफाई अगर और करना है, हाँ चलो, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो x अगर फर्स्ट टर्म है तो हमारा y जो है, y क्या होगा, y हमारा होगा r का स्क्वायर फर्स्ट टर्म इंटू आर का स्क्वायर, देन ये हो जाएगा r का क्यूब, a इंटू आर, ए आर स्क्वायर, ए आर सॉरी ए आर स्क्वायर, ऐसा आएगा ये, ए आर स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म जो आएगा वो हमारा एज इट इज लिखेंगे हम x टू द पावर माइनस डी, y की जगह में लिखूंगा, y की जगह मैंने लिखना चाहिए एक्स आर। करेक्ट है, y की जगह मैं लिखूंगा एक्स आर, और ये बनेगा एक्स आर का स्क्वायर। तो y की जगह मैं लिखूंगा एक्स आर के पावर में टू डी, देन z के पावर, z की जगह में लिखा एक्स आर का स्क्वायर टू द पावर माइनस डी। ये क्या बन जाएगा, एक्स टू द पावर माइनस डी इंटू एक्स टू द पावर टू डी इंटू आर टू द पावर टू डी इंटू एक्स टू द पावर माइनस डी इंटू आर टू द पावर माइनस टू डी। यहाँ से समझ में आ रहा, एक्स के तीन टर्म्स, एक दो तीन, जहाँ से वो बन जाएगा एक्स टू द पावर टू डी माइनस टू डी, एंड आर के पावर में टू डी माइनस टू डी। तो ऐसे समझ में आता है एक्स के पावर में जीरो, आर के पावर में जीरो, एनीथिंग टू द पावर जीरो इज वन, वन इंटू वन, आंसर आ जाएगा वन। जो मैंने तुमको बहुत बोर किया इस सब में, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने तुमको पहले ही बताया बहुत ज़्यादा बोर किया। बोर किया इन द सेंस क्या, मैंने पहले ही बताया कि सम जो है लेंदी है, कहीं ना कहीं ये जो है सम, इसको हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाते, इसको पहले तुमको पढ़ना पड़ता है, कहीं ना कहीं तुमको बहुत ज़्यादा डीप में जाना पड़ता है, तब जाके तुमको पता चलेगा अच्छा हाँ हमको इसको ऐसा एज्यूम करना पड़ेगा, तब जाके एज्यूम। और एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन में, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर में ऐसे टाइप के सम आने नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। स्मार्टनेस स्मार्ट वर्क पूछो हम तैयार है,
हमारे पास कैलसी तैयार है, शुभम सर ने हमको सिखाया, करेक्ट है। पर ये टर्म्स नहीं आने चाहिए, आ भी गया तो शुभम सर ने क्या बोला, 1 को टिक करके आओ या तो फिर इसको ऑप्शन में छोड़ के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं हम यहीं पे, ठीक है, स्टॉप करता हूं मैं।